अब हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजीज आती है, जिसमें सबसे पहले है एरोड्रोम। एरोड्रोम क्या होता है? एनी डिफाइंड एरिया ऑन लैंड और वाटर, वाटर में या फिर लैंड में, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है ये एरिया, जिसमें इंक्लूड करी जाएंगी बिल्डिंग्स, इंस्टॉलेशंस और इक्विपमेंट्स वगैरह। ठीक है, और उसका यूज क्या करेगी? टू intended to be used for the arrival and departure of aircraft। एयरक्राफ्ट के अराइवल और डिपार्चर के लिए उस एरिया को यूज करा जाएगा, उसी को बोलेंगे एरोड्रोम। ठीक है, और इसमें प्रोवाइड करी जा सकती है फैसिलिटीज फॉर शेल्टर एंड रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट and also for the processing of passengers, baggages, mails, cargo, ये सारी चीजें भी इसमें प्रोवाइड करी जा सकती है। It may or may not necessary be used for all scheduled air flights। मतलब कि ये शेड्यूल्ड एयर फ्लाइट्स के लिए जरूरी नहीं है कि इसको यूज करना है, कर भी सकते हैं। समटाइम्स द टर्म एरोड्रोम इज यूज टू मीन एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की तरह इसको, एयरपोर्ट की जगह भी इस टर्म को हम यूज कर सकते हैं। मतलब एरोड्रोम एक वाइडर टर्म है जिसमें एयरपोर्ट भी आ जाता है, मतलब एयरपोर्ट के लिए भी हम एरोड्रोम वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एयरपोर्ट क्या है? इस एयरपोर्ट इज एन एरोड्रोम विच इज principally intended for the use of commercial services। commercial services के लिए मतलब कि to provide facilities to the customer, facilities वगैरह के लिए भी इसको मतलब के लिए ही इसको mainly यूज करा जाता है। in addition to normal facilities, बाकी facilities के साथ साथ कस्टमर फैसिलिटीज को के लिए इसको यूज करा जा सकता है। और इसमें इवन इंटरनेशनल ट्रैफिक भी आ सकता है, जिसके लिए हम इसको पर्टिकुलरली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, और फिर थर्ड आता है एयरफील्ड्स। एंड एयरफील्ड इज एन एरिया विच इज यूज्ड फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक एरिया जो यूज करा जाएगा उसको एयरफील्ड बोलेंगे। इट मे बी or may not be provided with facilities for convenience of passengers and for shelter, repair and services of aircraft। ठीक है, और इसके बाद आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट विच हैंडल्स इंटरनेशनल ट्रैफिक। ठीक है, एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एविएशन रूल्स फॉर्म्ड बाय ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसी ने जो रूल्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है, वही रूल्स फॉलो करे जाते हैं इसमें। और इसमें हैंडल करा जाता है इंटरनेशनल जो ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक है। मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाती हैं तो जो जिस एयरपोर्ट्स के थ्रू जाया जाता है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे, उसमें इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक होता है। ठीक है, इट सर्व एज अ प्लेस ऑफ एंट्री एंड डिपार्चर फ्रॉम द कंट्री एंड नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर कस्टमर्स, immigration and other procedure also provided on such airports। मतलब यही सब चीजों जो है एक्स्ट्रा इसमें प्रोवाइड करी जाती है, ये सब चीजें, कस्टमर्स, इमिग्रेशन एंड अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, फिर आता है इसके बाद एयरपोर्ट कैपेसिटी। एक एयरपोर्ट की कैपेसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट, कितनी एयरक्राफ्ट मूवमेंट उसमें हो रही है, विच एन एयरपोर्ट कैन प्रोसेस और हैंडल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सपोज एक आवर के लिए अगर लिया जाए तो एक घंटे में कितनी एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, उसी को बोल देंगे एयरपोर्ट कैपेसिटी। लैंडिंग और अ टेक ऑफ, एक लैंडिंग या फिर एक टेक ऑफ को एक पर्टिकुलर वन मूवमेंट बोला जाएगा। ठीक है, एक ऑपरेशन को वन मूवमेंट बोला जाएगा, तो उसके हिसाब से टोटल कितनी एयरपोर्ट की कैपेसिटी है वो बता दी जाती है, एक घंटे में कितनी फ्लाइट्स मूव कर सकती हैं इसमें। इसके बाद है एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या है? अ पावर ड्रिवन हेवियर देन एयर फ्लाइंग मशीन विद फिक्स्ड विंग्स। ठीक है, हेवियर देन एयर एंड फ्लाइंग मशीन जिसकी फिक्स विंग्स होंगे और ये पावर ड्रिवन होगा। ठीक है, it derives its air lift in atmosphere from aerodynamic reactions। ठीक है, on its surface। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट क्या होती है? एक ऐसी जनरल टर्म होती है विच इज यूज टू मीन any machinery for navigating the air and deriving support from the reactions of the air
इट मे और मे नॉट बी पावर ड्रिवन, मतलब कि ये एक जनरल टर्म है एयरक्राफ्ट जिसमें एरोप्लेन एक एक पार्ट है जो कि पावर ड्रिवन है, मतलब इसमें एरोप्लेन एयरक्राफ्ट के अंडर ही आता है और वो पावर ड्रिवन होता है। ये पावर ड्रिवन भी हो सकती है एयरक्राफ्ट, और पावर ड्रिवन भी हो सकते हैं एयरक्राफ्ट, या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इट मे बी लाइटर और हैवियर देन एयर, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो एयर से लाइट हो या हैवियर हो, जैसे कि एरोप्लेन होता है जो कि हैवियर देन होता है एयर, ठीक है। इट डज इंक्लूड्स ग्लाइडर, इसमें ग्लाइडर भी आ जाता है, एरोप्लेन भी आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी आ सकता है, रॉकेट भी आ सकते हैं। एयरक्राफ्ट एक वाइडर टर्म है, इसमें ग्लाइडर ये सब जो भी चीजें हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट वगैरह, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। एयरक्राफ्ट विच ट्रेवल्स विद स्पीड लेस देन द साउंड, मतलब कि साउंड की स्पीड से कम से जो अगर ट्रेवल करता है एयरक्राफ्ट तो उसको सबसोनिक एयरक्राफ्ट कहते हैं। जो कि स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करता है, ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल करता है, उसे सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अब ये स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है और डिक्रीज और इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ साउंड लेकिन फिर भी दिया गया है कि 1130 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ साउंड। फिर आता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्या होता है? एरोप्लेन, इट इज अ टाइप ऑफ एरोप्लेन इन विच मशीन इज इक्विप्ड with one or more lifting propellers, one or more lifting propellers होती है, rotating horizontally about an approximately vertical axis, एक vertical axis जो होगी उसके approximately उसी के horizontally वो rotate कर सकेगा with the help of one or more lifting propellers, जिसे हम बोलेंगे हेलीकॉप्टर, ठीक है। फिर आता है हेलीपोर्ट। हेलीपोर्ट क्या होता है? एरिया फॉर लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ अ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेकिंग ऑफ के लिए जो एरिया होगा उसको हेलीपोर्ट बोलेंगे। फिर आता है एयरशिप। एयरशिप क्या होती है? एयरशिप पावर ड्रिवन लाइटर देन एयर एक एयरक्राफ्ट होता है और इसको हम एयरशिप बोलेंगे। पावर ड्रिवन होता है और लाइटर देन एयर होता है, ठीक है। इससे पहले हमने एरोप्लेन जो देखा था ये हैवियर देन एयर था, ठीक है। तो ये एयरशिप जो है ये लाइटर देन एयर है। फिर आता है बलून जो कि नॉन पावर ड्रिवन है और ये भी लाइटर देन एयर है, बट ये नॉन पावर ड्रिवन है, ठीक है। इसे हम बलून बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है कार्गो। कार्गो क्या होता है? कार्गो इज यूज टू इंडिकेट द फ्राइट अदर देन पैसेंजर्स, बैगेजेस एंड मेल्स वगैरह, इन सब के सिवाय जो सामान लेके जाया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, करा जाएगा एयरक्राफ्ट के थ्रू, उसे कहेंगे कार्गो, ठीक है। और फिर होता है फ्यूजलेज। फ्यूजलेज क्या होता है? इट इंडिकेट्स द मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट टू विच विंग्स एंड अदर पार्ट्स आर अटैच्ड, मतलब जैसे हम एयरक्राफ्ट जो देखते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे आप देखोगे कि इस तरीके से कुछ वो देखने में होगा। यहाँ से इधर वाली साइड से भी विंग्स है, यहाँ से भी विंग्स है, इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से टायर्स वगैरह भी होते हैं, है ना, व्हील्स जिसको आप बोलोगे, व्हील्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। इसके बारे में भी और अच्छे से हम आगे देखेंगे। बट ये जो एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है, इसमें जो मेन बॉडी जिसके साथ विंग्स अटैच है, अब वो कौन सी पोर्शन है? वो ये वाला पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन जो है, इतना पोर्शन, इस पूरे पोर्शन के साथ यहाँ पे विंग्स लगे हुए हैं, इधर इस पोर्शन पे, यहाँ पे इसका जो है टेल है, यहाँ पे इस पोर्शन पे, ठीक है, टेल है। मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट जो है इसके साथ ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, व्हील्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ये जो मेन बॉडी है, इतना पोर्शन जो है, ये वाली पोर्शन, इसको मैं और ज्यादा हाईलाइट करती हूँ किसी और कलर से, ठीक है। इस पोर्शन को ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, इस वाले को क्या बोलेंगे हम? फ्यूजलेज, ठीक है, इस पोर्शन को। इसके बाद आता है टर्मिनल एरिया, जिसमें एक ऐसा पोर्शन ऑफ एयरपोर्ट जो कि जिसमें लैंडिंग एरिया इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके सिवाय जितना भी पोर्शन होगा उसको हम टर्मिनल एरिया बोलेंगे, जिसमें आएगी टर्मिनल बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट एप्रन और कार्गो स्टोरेज, बिल्डिंग, हैंगर्स
ऑटोमोबाइल पार्किंग एरिया, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा, लेकिन उसमें लैंडिंग एरिया वाला जो पोर्शन होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनल बिल्डिंग क्या होगी? बिल्डिंग और बिल्डिंग्स विच आर मेंट फॉर प्रोवाइडिंग facilities to the passengers, for serving an office, for airport management, और फिर और कैरिंग आउट अदर नॉन एरोनॉटिकल फंक्शंस, ठीक है। जो ये सारे नॉन एरोनॉटिकल फंक्शंस या फिर जो पैसेंजर्स को प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो पोर्शन, जो बिल्डिंग जो होंगी वो बनाई गई होंगी, उसको कहेंगे टर्मिनल बिल्डिंग, ठीक है। अब जो टर्मिनल बिल्डिंग होती है वो फोकल पॉइंट होती है टर्मिनल एरिया का, ठीक है। फिर उसके बाद आती है विंड रोज। विंड रोज डायग्राम्स क्या होती हैं? आर द डायग्राम शोइंग डायरेक्शंस, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ विंड। विंड की डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी जो होगी वो दिखाती हैं ये डायग्राम्स फॉर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक स्पेसिफाइड रीजन के लिए। और इसी को कहेंगे विंडरोज डायग्राम। और क्यों कहते हैं विंडरोज डायग्राम्स? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो रिसेम्बल करता है रोज को, ठीक है, रोज के जैसा कुछ शेप होता है, तो विंडरोज डायग्राम बोल देते हैं। फिर आता है रनवे। रनवे क्या है? इट इज डिफाइंड एज लॉन्ग एंड कंपैरेटिवली नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज सिलेक्टेड फॉर और प्रिपेयर्ड फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो पोर्शन जो होगा वो सिलेक्ट करा जाएगा, लॉन्ग और नैरो पोर्शन जो होगा उसी को कह देंगे हम रनवे, ठीक है। यूजुअली पेव्ड, मतलब इसकी जो पूरा जैसे रोड पे पेवमेंट्स जो होती है उसका पूरा बिट्यूमिनस वगैरह उसको पूरा बिछा के लेयर एकदम पक्का उसकी कंस्ट्रक्शन करी गई होती है प्रॉपरली, उसी को कहा जाएगा, वो उसी तरीके से इसको भी पेव्ड होगा ये, ठीक है, जनरली, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर एरोड्रोम्स, स्मॉल एरोड्रोम्स जो होंगे, जो छोटे छोटे एरोड्रोम्स होंगे, उसके सिवाय बाकी ज्यादातर केसेस में ये पेव्ड होगा। फिर आता है टैक्सी वे। टैक्सी वे इज डिफाइंड एज द पाथ ऑन अ लैंड एरोड्रोम सिलेक्टेड और पेव्ड फॉर द यूज ऑफ टैक्सीइंग एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट्स की कैरी करने के लिए जो यूज करा जाता है टैक्सी वे, एंड टू एंड फॉर्म द रनवे एंड टू एंड फ्रॉम द रनवे। रनवे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट को, एंड लोडिंग एप्रन जो होगा वहां तक ले जाने के लिए इसका यूज करा जाएगा, जिसको हम कहेंगे टैक्सी वे, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा हैंगर। हैंगर क्या है? लार्ज शेड इरेक्टेड at the airport for the purpose of housing, servicing and repair of aircrafts. एयरक्राफ्ट्स के रिपेयर और सर्विसिंग या हाउसिंग वगैरह के लिए यूज करा जाएगा, मतलब वो जब आएंगे एयरक्राफ्ट्स उसकी सर्विसिंग, रिपेयर्स वगैरह वगैरह एक शेड के अंदर, एक बड़े से लार्ज शेड के अंदर होगी, ठीक है, उसी को कहेंगे हैंगर, उस पोर्शन को कहेंगे हैंगर। इसके बाद है एयरपोर्ट एस्टैब्लिश्ड एलिवेशन। एयरपोर्ट एस्टैब्लिश्ड एलिवेशन क्या है? एलिवेशन अबव मीन से लेवल ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसकी मीन सी लेवल के ऊपर जो एलिवेशन होगी एयरपोर्ट एस्टैब्लिश्ड एलिवेशन होगी। अप्रोच एरिया और अप्रोच जोन क्या है? एन एयरक्राफ्ट नीदर गेन्स और लूजेस हाइट ऑल एट वंस, एक बार में नहीं वो गेन करता है, तो ग्रेजुअली उसमें इंक्लाइंड पाथ के थ्रू वो मूव करता है, ठीक है, लूज करता है हाइट, और या फिर अगर उसको ऊपर हवा में उड़ना होता है तो गेन करता है हाइट, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे, ठीक है। अप्रोच एरिया और द अप्रोच जोन इंडिकेट्स द वाइड एरिया on either side of particular runway up to a certain distance which is kept clear for any obstruction. The center line of approach area coincide with that of the runway. ठीक है, सेंटर लाइन जो होगा, जैसे ये सपोज एक रनवे है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक रनवे है, अब फ्लाइट यहाँ से ही निकल रही है, एयरक्राफ्ट जो होगा वो यहाँ से निकल रहा है, तो इसके आसपास में जो पोर्शन बचा के रखा जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री करा जाता है, ठीक है, उस पोर्शन को अप्रोच एरिया और अप्रोच जोन जो है उसे बोला जाएगा, इंडिकेट करेगा वाइड एरिया ऑन ईदर साइड ऑफ पर्टिकुलर रनवे,
अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, सपोज कोई एक्स डिस्टेंस दोनों साइड से रखा जाता है, तो उसी को हम बोलेंगे अप्रोच एरिया या अप्रोच जोन, ठीक है। और इसकी जो सेंटर लाइन होगी वो कोइंसाइड करेगी विद दैट ऑफ द रनवे, मतलब ये टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो होगा एक्स्ट्रा को इंक्लूड करके उसको बोल देंगे हम अप्रोच एरिया और अप्रोच जोन। द एरिया ऑन ग्राउंड इज ट्रेपिजॉइडल इन शेप, ग्राउंड में ये थोड़ा सा ट्रेपिजॉइडल इन शेप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद विद इट्स विड्थ इंक्लाइनिंग फ्रॉम द रनवे एंड आउटवर्ड्स, द अप्रोच एरियाज आर मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये मेजर करा जाता है, ठीक है। फिर आता है अप्रोच सरफेस, अ लाइन राइजिंग एट अ पर्टिकुलर स्लोप, एक पर्टिकुलर स्लोप पे जो राइज कर रही होती है फ्रॉम द रनवे एंड, रिप्रेजेंट्स द ऑब्स्ट्रक्शन clearance line and the imaginary inclined plane containing this line is and directly above the approach area is known as approach surface। मतलब जैसे यहाँ से जो अप्रोच एरिया है, ठीक है, सपोज कोई अप्रोच एरिया है, अब हमने ये इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर लाइन होगी जिसके थ्रू ये एयरक्राफ्ट जो होगा वो मूव कर रहा होगा एक लाइन में, ठीक है। तो जो एरिया जो इसके ऊपर का डायरेक्ट जो अप्रोच सरफेस है, सपोज ये एक अप्रोच सरफेस था जो कि ट्रेपिजॉइडल सरफेस था, ठीक है। तो इसके ऊपर से जो निकल रही थी, जो एयरक्राफ्ट निकल रहा था, वो उसके एग्जैक्ट जो इसके ऊपर होगा ना, ठीक है, इसके ऊपर का जो पोर्शन होगा, जब अगर हम ये ऊपर से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू से बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर हम साइड से देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा ये वाला पोर्शन, और एक ये है, ठीक है, ये है हमारी टैक्सी वे, और इसके साइड में जो तो एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया, बचा कुचा पोर्शन दोनों साइड से होगा और उसको मिला के बन जाएगा अप्रोच जोन या फिर एरिया। और ये हवा में जो पोर्शन है इसी को बोल देंगे हम, इस हवा वाले पोर्शन को बोलेंगे हम, ऊपर जो हवा में है इसको बोलेंगे अप्रोच सरफेस, ठीक है। फिर आएगा, फिर इसके बाद आता है एप्रन। एप्रन क्या है? इट इंडिकेट्स अ डिफाइंड एरिया ऑफ द एयरपोर्ट टू accommodate aircrafts for loading and unloading of cargo and passengers, parking, refueling etc. के लिए एयरपोर्ट के पे जो एरिया होता है, डिफाइंड एरिया होगा, उसको हम एप्रन बोलेंगे। एप्रन क्या है? इट डिफाइंस एरिया ऑफ एयरपोर्ट टू accommodate एयरक्राफ्ट फॉर लोडिंग, एयरक्राफ्ट की लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, कार्गो जो होगा, मतलब जो सामान वामान होगा, वो सारा का सारा जो लोड और अनलोड जहाँ पे करा जाएगा, पैसेंजर्स को लाया जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग होगी, इसकी पार्किंग होगी, रिफ्यूलिंग होगी इसकी, और एटसेट्रा, ये सारी चीजें होंगी। यूजुअली ये पोर्शन भी पेव्ड होगा और लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग और एडजेसेंट टू द हैंगर्स, बिल्डिंग या फिर हैंगर के साइड पे ये पोर्शन जो होगा बनाया जाएगा। ब्लास्ट पैड्स specially designed shoulders provided at the take-off end or ends of the runway and along taxiway, ठीक है। टेक ऑफ एंड के पास में और टैक्सी वे के अलोंग जो है शोल्डर्स, जो स्पेशली डिजाइन शोल्डर्स बनाए जाते हैं, उसको कहा जाएगा ब्लास्ट पैड्स। और ये प्रोटेक्ट करती है शोल्डर को फ्रॉम द इरोजन ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ द जेट एग्जॉस्ट, जेट एग्जॉस्ट की वजह से जो हाई वेलोसिटी से जो एग्जॉस्ट आते हैं उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं शोल्डर को। बाउंड्री लाइट्स, बाउंड्री लाइट्स क्या होती है? एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट्स which delineates or traces the outline of the boundary, एक बाउंड्री के आउटलाइन से जो बना के रखती हैं वो लाइट्स ऑफ अ लैंडिंग एरिया, उसे कहेंगे बाउंड्री लाइट्स, ठीक है। बाउंड्री मार्कर्स क्या होते हैं? द मार्कर्स यूज टू इंडिकेट द बाउंड्री ऑफ अ लैंडिंग एरिया। अब मार्कर्स जो होंगे वो डे में ज्यादा यूजफुल होंगे, लाइट्स कॉमन सी बात है कि रात को ज्यादा यूजफुल होंगी। फिर इसके बाद आती है काम पीरियड। काम पीरियड क्या है इसके बाद? एब्सेंस ऑफ एप्रिशिएबल विंड, जो अगर बहुत ज्यादा विंड नहीं होगी, जनरली 6 किलोमीटर पर आवर जो है उससे भी कम की स्पीड से विंड है चल रही है तो, और या फिर इससे भी कम है, तो इसी को कहेंगे काम पीरियड की बहुत कम है। और इसकी जो नॉलेज होती है वो पर्टिकुलरली एक प्लेस की काम पीरियड की नॉलेज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एन एयरपोर्ट। फिर आती है क्लियर वे। क्लियर वे इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर एरिया एट द एंड ऑफ a strip or channel in the direction of take off,
टेक ऑफ के डायरेक्शन में एक रेक्टेंगुलर एरिया और द एंड ऑफ द स्ट्रिप और चैनल which the aircraft may make its जिसके थ्रू जिसके ऊपर से over which the aircraft make its initial climb, मतलब शुरुआत में जब ऊपर की तरफ वो जा रहा होगा, जो इनिशियली वहां से निकलेगा, वो जो पोर्शन होगा रेक्टेंगुलर एरिया, उसे कहेंगे क्लियर वे। फिर उसके बाद आता है कोनिकल सरफेस। इट इज द इंटरनल सरफेस ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ एन इमेजिनरी हॉलो इन्वर्टेड कोन एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर रहा होगा, और आउटवर्ड इन्वर्टेड हॉलो, इमेजिनरी हॉलो इन्वर्टेड कोन एक्सटेंडिंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, इस तरीके से इमेजिनरी कोन होगा, बनेगा जो मतलब एयरक्राफ्ट जब ऊपर जाएगा तो फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्लोप ऑफ 1/20, इसकी स्लोप जो होगी 1/20 होगी। ठीक है, मेजर्ड इन वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन में इसको मेजर करा जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे कोनिकल सरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोनिकल एरिया। जैसे अगर हम एक जो है इसमें हम रॉकेट्स वगैरह जब जाते हैं तो एक जो कोनिकल सरफेस है, फिर हम इमेजिन कर सकते हैं प्रॉपरली कि उसमें एक लास्ट में नीचे जो है कोनिकल सरफेस सा बन रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एरिया। एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस विद इन विच एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड। एक पर्टिकुलर एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस, जो पर्टिकुलर डायमेंशंस का होगा, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज एक्सरसाइज करा जाएगा, पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल करा जाएगा, उस पोर्शन को बोलेंगे हम कंट्रोल एरिया। मतलब उसमें ही मतलब ज्यादा मैनेजमेंट वगैरह जो करा जाता है उसी एरिया में करा जाता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करा जाना है, वो सारा कुछ वहीं पे देखा जाता है। कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर क्या है? द टावर विच इज usually situated at the top of the terminal building with its wall enclosed in glass, enabling the operator to have an unobstructed view of the entire airfield। ठीक है, जो एक ऐसा टावर बनाया जाता है टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर, ये मेनली होगा। ठीक है, और इसको ग्लास से कवर करा जाएगा ताकि ऑपरेटर जो है वो पूरा इसको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू इसके पास पूरी हो, एंटायर एयरफील्ड जो है उसका जो पोर्शन होगा उसका पूरा का पूरा व्यू इससे आएगा कंट्रोल टावर से। और इट कंट्रोल्स द एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होगा बहुत ज्यादा एट द एयरपोर्ट बाय सुपरवाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ द अराइविंग एंड डिपार्चर एयरक्राफ्ट विद इन द एयरपोर्ट कंट्रोल एरिया। ठीक है, ये पूरे कंट्रोल एरिया में ये पूरा अच्छे से प्रॉपर इसके पास व्यू होती है ऑपरेटर के पास, और वो ऑपरेटर जो है वो बता सकता है, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, और फ्लाइट्स जो होंगी उनके अराइवल और डिपार्चर के लिए एरिया क्लियर है, कहाँ पे क्लियर है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें डायरेक्ट कर सकता है एयर कंट्रोल जो एरिया है, एयर कंट्रोल जो टावर है उसकी हेल्प से ऑपरेटर्स ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल जोन्स। द टर्म कंट्रोल जोन इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस, एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस विद इन विच रूल्स एडिशनल टू दोज गवर्निंग फ्लाइट्स इन कंट्रोल एरिया अप्लाई। जो एडिशनल रूल्स जो होंगे गवर्निंग फ्लाइट्स इन कंट्रोल एरिया के सिवाय जो एडिशनल रूल्स जो इस एरिया में अप्लाई होंगे, उस एरिया को, उस जोन को हम बोलेंगे कंट्रोल जोन। ठीक है, एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन। ठीक है, ये फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एयर ट्रैफिक की प्रोटेक्शन के लिए जो पोर्शन में जो एक्स्ट्रा एडिशनल रूल्स जो होंगे वो अप्लाई करे जाएंगे, उस पोर्शन को कहेंगे कंट्रोल जोन। फिर आता है CTOL। CTOL क्या है? कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, CTOL की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, डिजाइन लैंडिंग वेट, और होता है डिजाइन टेकिंग ऑफ वेट। डिजाइन लैंडिंग वेट क्या है? मैक्सिमम एयरप्लेन वेट फॉर लैंडिंग कंडीशन एट मैक्सिमम वेलोसिटी, उसी को कहेंगे डिजाइन लैंडिंग वेट। ठीक है, जब लैंडिंग हो रही है उस टाइम पे जो मैक्सिमम एरोप्लेन वेट होगा, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी पे, उसे बोलेंगे डिजाइन लैंडिंग वेट। डिजाइन टेक ऑफ वेट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एरोप्लेन वेट फॉर फ्लाइट लोडिंग कंडीशन इज नोन एज डिजाइन टेक ऑफ वेट।
ठीक है। और ये किसके लिए यूजफुल होगा, रनवे के लिए। टेक ऑफ वाला जो वेट होगा वो रनवे और टैक्सी वे और एप्रन्स इन सब की डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। फिर आता है एलिवेटर, द मूवेबल पार्ट ऑफ द टेल whose only purpose is to grant longitudinal control for achieving longitudinal stability is known as elevator। एलिवेटर क्या है, ये इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, ये है हमारे पास सपोज एयरप्लेन, एरोप्लेन हमारे पास सपोज है। ठीक है, तो जो ये इसकी टेल होगी, ठीक है, इसमें जो मूवेबल पार्ट होगा whose only purpose, इसकी अकेली एक पर्पस क्या होगी, is to grant longitudinal control for achieving longitudinal stability, उसे कहेंगे एलिवेटर। फिर आता है फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम क्या है, टोटल टाइम ऑफ द फ्रॉम द मोमेंट एन एयरक्राफ्ट फर्स्ट मूव्स अंडर इट्स ओन पावर। ठीक है, जब वो मूव करता है अपनी ओन पावर में शुरुआत से लेके द फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग ऑफ टू द मोमेंट इट कम्स टू रेस्ट एट द एंड ऑफ फ्लाइट। जब वो मतलब वो स्टार्ट होता है और अपने पावर जो फर्स्ट मूव्स अंडर इट्स ओन पावर, वहां से लेके एंड में जब वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है, उस तक के उस टाइम को कहेंगे फ्लाइट टाइम। फिर आती है फ्लाइट विजिबिलिटी। द टर्म विजिबिलिटी इज यूज्ड टू इंडिकेट द एवरेज रेंज ऑफ विजिबिलिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कॉकपिट से जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो विजिबिलिटी होगी ना, उस एवरेज विजिबिलिटी को हम बोलेंगे फ्लाइट विजिबिलिटी। ठीक है, कॉकपिट क्या होगा, जो एयरप्लेन होगा उसकी जहाँ पे पोर्शन में पायलट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उस पोर्शन को बोलेंगे कॉकपिट। ठीक है, वहां से जो विजिबल होगी, जितनी ज्यादा विजिबिलिटी, एवरेज रेंज ऑफ विजिबिलिटी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी को हम बोल देंगे फ्लाइट विजिबिलिटी। फिर आता है गेट पोजीशन, स्पेस अलॉटेड टू एन एयरक्राफ्ट पार्किंग और एट अ लोडिंग एप्रन, उसे कहेंगे गेट पोजीशन। एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए जो लोडिंग पोजीशन एप्रन में जो जगह दी गई होगी, उसको हम बोल देंगे गेट पोजीशन। फिर आता है होल्डिंग एप्रन। होल्डिंग एप्रन क्या है, इज द डेजिग्नेटेड पोर्शन placed against adjacent to the ends of runway, adjacent to the ends of runway for allowing to check aircraft instruments and engine operation prior to takeoff। टेक ऑफ से पहले यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी एयरक्राफ्ट की और उसके इंजन वगैरह की। ठीक है, और टेक इवन इस वाले पोर्शन में वेट करेगा एयरक्राफ्ट, जबकि मतलब जब तक क्लियरेंस वगैरह नहीं होती है टेक ऑफ वगैरह के लिए, मतलब उसको क्लियर स्पेस वगैरह नहीं मिलेगा प्रॉपर, तब तक के लिए जहाँ पे वो रुकेगा उसको कहेंगे होल्डिंग एप्रन। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस, द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज सर्कुलर इन प्लान and which is located at the level of 45 meter above the airport established elevation। ठीक है, उसके 45 मीटर अबव होगा और सर्कुलर होगा इन प्लान। ठीक है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS, the ILS provides lateral and vertical guidance to the aircraft during landing and it is popularly known as blind landing system। मतलब लैंडिंग के टाइम पे ILS की हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की हेल्प से लैटरल और वर्टिकल गाइडेंस दी जाती है एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के टाइम पे, और बैड वेदर कंडीशंस के टाइम पे और पुअर विजिबिलिटी के टाइम पे द ऑपरेटर कैन मेक सेफ लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट विदाउट सीइंग द रनवे विद द हेल्प ऑफ ILS। ठीक है, फिर आता है इंस्ट्रूमेंट रनवे। रनवे विच इज एडिक्वेटली इक्विप्ड with the radio beam facilities on which landing can be made according to ILS। ILS जो है वो रेडियो बीम फैसिलिटीज पे वर्क करता है जिसकी हेल्प से लैंडिंग करी जाएगी, और जो रनवे विच इज एडिक्वेटली इक्विप्ड होगा इन सब चीजों से, रेडियो बीम फैसिलिटीज से इक्विप्ड होगा, उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट रनवे। ठीक है, द इंटरनेशनल एयर सर्विसेज विच पासिस और क्रॉसेस द एयर स्पेस ऑफ द टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री, एक कंट्री की टेरिटरी से ज्यादा जो है वो कवर करती है, या फिर बहुत सारी कंट्रीज जो है
एक दो कंट्रीज जो है उनकी टेरिटरी को वो कवर करता है। इंटरनेशनल एयर सर्विसेज विच पासिस और क्रॉसेस द एयर स्पेस ऑफ द टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्रीज, उसे कहेंगे इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। फिर आएगी लैंडिंग एरिया, पोर्शन ऑफ एयरपोर्ट एक्सक्लूडिंग द टर्मिनल एरिया, टर्मिनल एरिया को छोड़ के जो पोर्शन होगा which is used for landing and take off of the aircraft, उसे कहेंगे लैंडिंग एरिया। लैंडिंग स्ट्रिप क्या होगा, लॉन्ग एंड नैरो एरिया विच इज सूटेबल फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑफ एयरक्राफ्ट, जो पतली सी स्ट्रिप होगी जहां पे लैंडिंग और टेक ऑफ होगी उसे कहेंगे लैंडिंग स्ट्रिप। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन एयरपोर्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ रनवे प्लस द शोल्डर्स, इसमें आ जाएंगे रनवे और शोल्डर्स दोनों ही इंक्लूडेड होंगे लैंडिंग स्ट्रिप में ऑन ईदर साइड ऑफ द रनवे। मैश नंबर क्या होता है, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। द स्पीड रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिकेटेड बाय दिस नंबर। मैश नंबर 1 जो होगा मींस द स्पीड विच इज इक्वल टू दैट ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड के बराबर की स्पीड को कहेंगे वन मैश, मतलब उसकी स्पीड होगी, ठीक है। मैश नंबर जो होगा वो साउंड के हिसाब से जो स्पीड है बताता है, ठीक है। फिर आती है मिस्ड अप्रोच। मिस्ड अप्रोच क्या होता है, लैंडिंग इज नॉट इफेक्टिव आफ्टर एन इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस, इट इज नोन एज मिस्ड अप्रोच। मतलब अगर जो एयरक्राफ्ट है वो अप्रोच कर रहा है, उसकी लैंडिंग होने वाली है और उस टाइम पे वो प्रॉपर लैंडिंग नहीं हो पा रही होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो जो न्यू अप्रोच ली जाती है उसे कहा जाएगा मिस्ड अप्रोच। फिर आता है पैराशूट, जो कि एक डिवाइस होता है जो रिजेंबल करता है अम्ब्रेला मेड ऑफ सिल्क शीट विद कॉर्ड्स अटैच्ड टू इट एंड ओपनिंग ऑटोक्रेटिकली ऑन द पुलिंग ऑफ रिप कॉर्ड को पुल करते ही ये ओपन हो जाता है पैराशूट। इट इज यूज्ड ताकि ये क्या कर सके कि ब्रेक कर सके स्पीड ऑफ द फॉलिंग पर्सन, मतलब उसकी स्पीड कम कर सके और पर्सन या ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रेट हाइट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्पीड बहुत ज्यादा होगी, एक फॉलिंग पर्सन या ऑब्जेक्ट इसके साथ जो भी होगा अटैच्ड उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये स्पीड कम कर देता है, ठीक है। द पैराशूट जंपिंग कैन बी ट्रीटेड एज स्पोर्ट एंड इट कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट ग्रेटर हाइट्स, जो कि पैराशूट जंपिंग एक स्पोर्ट्स ही होता है। Pressure altitude, the altitude at which pressure corresponding to स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है ऑब्टेन करा जाएगा उसे कहेंगे प्रेशर ऑल्टीट्यूड। ऐसे एल्टीट्यूड को बोलेंगे, मतलब ऐसी हाइट को बोलेंगे प्रेशर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। रडर क्या होता है, मेजर कंट्रोल पॉइंट होता है ये वाइल द एयरक्राफ्ट, जब हवा में होता है एयरक्राफ्ट तब क्या होता है कि ये हेल्प करता है पायलट टू टर्न द नोज ऑफ द एयरप्लेन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। इट कैन मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम अ वर्टिकल एक्सिस, अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू 30 डिग्री तक मूव कर सकती है एयरक्राफ्ट की, एयरप्लेन की नोज, ठीक है, इस रडर की हेल्प से। मेजर कंट्रोल पॉइंट होता है, इट इज यूजुअली हिंज्ड टू द फाइन एट द टेल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। इट इज फिक्टियस एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई एयर and it has been defined by ICAO, International Civil Aviation Organization, to have the following conditions। इसकी क्या क्या conditions होती हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, इसकी क्या क्या conditions होती हैं। The air is a perfect dry gas, एक ये condition है। दूसरी टेम्परेचर क्या होगा, at sea level is 15 डिग्री सेल्सियस सी लेवल पे टेम्परेचर, और प्रेशर एट सी लेवल क्या होगा 760 mm ऑफ मर्करी। टेम्परेचर ग्रेडियंट from sea level to the altitude at which the temperature becomes minus 15.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक जो टेम्परेचर जाएगा वहां तक क्या सी लेवल से यहाँ तक के ऑल्टीट्यूड तक जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा माइनस 0.0065 डिग्री सेल्सियस पर मीटर का इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, ठीक है। क्या होगा कि सी लेवल जो होगा टू द ऑल्टीट्यूड, सी लेवल से लेके एक ऐसा ऑल्टीट्यूड जहां पे टेम्परेचर जो है वो -15.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, ठीक है।
उस ऑल्टीट्यूड तक जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो -0.0065 डिग्री सेल्सियस पर मीटर एंड 0 अबव, ठीक है, इतना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो है उसकी कंडीशंस है, ठीक है, जो कि ICAO ने दी है। फिर आता है स्टोल, STOL, स्टोल, ठीक है, इट indicates short take off and landing, short take off and landing, stool, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूल पॉट क्या है, द एरिया यूज्ड फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ स्टूल एयरक्राफ्ट, एक जो स्टूल एयरक्राफ्ट होंगे उनके लिए लैंडिंग या टेक ऑफ जहां पे करी जाएगी उसको स्टूल पॉट बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है स्टॉप वे, इट इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर एरिया, एक रेक्टेंगुलर एरिया एट द एंड ऑफ रनवे इन द डायरेक्शन ऑफ टेक ऑफ की डायरेक्शन में विच एन एयरक्राफ्ट इन विच एन एयरक्राफ्ट कैन बी स्टॉप, जहां पे रोका जा सकेगा एयरक्राफ्ट जब एक इंटरप्शन आ जाती है, टेक्स ऑफ इंटरप्शन इन द टेक ऑफ के टाइम पे कुछ इंटरप्शन आ जाए तो वहां पे रोकने के लिए जो रेक्टेंगुलर एरिया होगा उसको स्टॉप वे कहेंगे। इट्स विड्थ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ रनवे, विड्थ इसकी रनवे की विड्थ के बराबर होगी और थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि ये वेट जो है वो एयरक्राफ्ट का वेट ये सह पाए, ठीक है, इतनी ज्यादा इसकी थिकनेस भी होनी चाहिए, विड्थ जो होगी वो रनवे की विड्थ के एग्जैक्टली सेम होगी। ट्रांजिशन सरफेस एक इमेजिनरी इंक्लाइंड प्लेन विद अ स्लोप ऑफ 1:7 मेजर्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, इन अ वर्टिकल प्लेन में एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ रनवे, सेंटर लाइन जो रनवे की सेंटर लाइन होगी उसके राइट एंगल पे, ठीक है, उसके राइट एंगल पे इज नोन एज ट्रांजिशन सरफेस, उसको ट्रांजिशन सरफेस बोला जाएगा। एक इमेजिनरी इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन होगा ये, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस तरीके से कुछ प्लेन होगा, ये सेंटर लाइन ऑफ रनवे से अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा होगा और आउटवर्ड, ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे ट्रांजिशन सरफेस, ठीक है। विजुअल फ्लाइट रूल्स क्या होंगे, द रूल्स विच आर ऑब्जर्व्ड फॉर द लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट बाय विजुअल रेफरेंस, आंखों से देख के हम जो लैंडिंग करते हैं, मतलब एक जो एयर पायलट जो होगा वो आंखों से विजुअल रेफरेंस के हिसाब से जब लैंडिंग करी जाती है तो विजुअल फ्लाइट रूल्स उसमें यूज करे जाते हैं, टू द ग्राउंड इज नोन एज विजुअल फ्लाइट रूल्स, ठीक है। उसके बाद व्हेन द वेदर कंडीशंस आर गुड द लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज मेड बाय मेकिंग यूज ऑफ विजुअल फ्लाइट रूल्स, ठीक है, जब वेदर ठीक होगा तब ज्यादातर इसी का यूज करा जाता है। फिर आता है विजिबिलिटी, द ग्रेटर डिस्टेंस टू विच अ प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन specified dimensions is perceivable to the eye, जितने distance तक perceivable होगा object, the object being observed in the daylight during day and properly lit during night under the existing atmospheric condition is known as visibility, ठीक है। और जो distance जिस distance तक जो object है, एक सर्टेन ऑब्जेक्ट जो होगा सर्टिफाइड कुछ कितनी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायमेंशंस का जो देखा जा सकेगा आईज से, ठीक है, और डे लाइट में भी, और अगर प्रॉपरली लाइट है नाइट में उसमें विजिबल होगा उसे कहेगी विजिबिलिटी, ठीक है। जीरो फ्यूल वेट, द टर्म जीरो फ्यूल वेट इज यूज्ड टू इंडिकेट द वेट अबव विच ऑल एडिशनल वेट मस्ट बी इन फ्यूल, मतलब जितना वेट हो सकता है वो इस जीरो फ्यूल वेट में ही आएगा, एयरप्लेन से रिलेटेड जितना भी वेट होगा, बाकी एक्स्ट्रा जितना भी इस फ्यूल जीरो फ्यूल वेट से ज्यादा वेट होगा वो सिर्फ फ्यूल का हो सकता है, उससे ज्यादा और किसी चीज का वेट नहीं होना चाहिए, जीरो फ्यूल के बाहर का जो वेट होगा एक्स्ट्रा वेट वो फ्यूल का ही हो सकता है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आता है जोनिंग, द इट पर्टेन्स टू द enactment of legislation for a restricted development of area surrounding the airport, एयरपोर्ट के आसपास जो एरिया होगा उसमें restricted development होगी so that no structure protrudes above the obstruction clearance line and thus causes hazard to safe air navigation, especially in the approach and turning area.
अप्रोच और टर्निंग एरिया के टाइम पे जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ना हो, सेफ एयर नेविगेशन हो पाए, तो उसमें में कुछ हैजार्ड्स वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह ना आए, तो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, उन सब के लिए जो पूरा मतलब जोनिंग करी जाती है, ताकि मतलब बाहर के एरिया एयरपोर्ट के आसपास सराउंडिंग्स में ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, उसे कहा जाएगा जोनिंग। इसके बाद है इसके बाद है ब्यूफोर्ट स्केल। 1805 में एडमायरल ब्यूफोर्ट ऑफ ब्रिटिश नेवी, उन्होंने डिवाइस करा एक स्केल ऑफ विंड फोर्स के ऊपर बेस्ड एक स्केल दिया, एंड इट इज वाइडली नोन बाय हिज नेम, उसी उन्हीं के नाम से उसे जाना जाता है, जिसमें नंबर्स हैं 0 से 12 तक नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूफोर्ट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 12 तक, ठीक है। और हायर नंबर इंडिकेट करते हैं हायर स्पीड, मतलब जितना हायर नंबर होगा उतनी हाई स्पीड इंडिकेट करती है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमिटी ने ये जो नंबर है फॉर विंड वेलोसिटीज अडॉप्टेड द स्केल, इस स्केल को अडॉप्ट कर लिया 1874 में, 1805 में ये आया और 1874 में इसे अडॉप्ट करा गया एज पार्ट ऑफ कोड एम्प्लॉयड इन कम्युनिकेटिंग वेदर कंडीशन को कम्युनिकेट करना, जब पता मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो तो उस वेदर कंडीशन से रिलेटेड ये कोड यूजफुल रहेगा, ऐसा मतलब इस कमिटी ने अडॉप्ट कर लिया इसको। फिर उसके बाद आता है सर्विलेंस रेडार। सर्विलेंस रेडार क्या है? रेडार विच प्रोवाइड्स एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, एक ऐसा रेडार जो कि ओवरऑल पिक्चर देता है, किस रेडियस तक की, 50 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की ये हमें सर्विलेंस देता है। इट मूव्स थ्रू 360 डिग्री, पूरी 360 डिग्री की सर्विलेंस देगा, एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एयरक्राफ्ट, जो इस रेंज में कोई भी अगर एयरक्राफ्ट है, इज रिसीव्ड ऑन द स्कोप इन द फॉर्म ऑफ एक पाइप के फॉर्म में या एक डॉट के फॉर्म में। इस तरीके से ये रेडार कुछ कह सकते हैं कि ऐसा होगा, और एक पाइप की तरह कि ये एक पाइप है और या फिर एक डॉट है जिसके पीछे एक ऐसे मतलब कि ल्यूमिनस टेल की तरह कुछ, जलती हुई टेल की तरह कुछ है, और वो ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ होगा रेडार में, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसी के से पता चलता है कि उसका पाथ क्या है, किस डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है, जो अगर कोई एयरक्राफ्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर्वेलेंस रेडार से हमें पता चल जाता है।